अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की लेगेसी शुमार होगा। आज उस फैसले के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन एक और केस की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, और ये केस था 90 रोज़ में इलेक्शन का केस। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की कोशिशों के बाद 8 फरवरी 2024 की डेट कौम को मिली इलेक्शन के लिए, आम इंतखाबात के लिए। और इस केस की समाअत के दौरान ये इस्टेब्लिश हुआ कि बहुत सी क़ुव्वतों, बहुत से इदारे जो हुकूमत के इदारे हैं, रियासत के इदारे हैं, उन्होंने अपना किरदार अदा नहीं किया और आइन के मुताबिक वो 90 दिन में इलेक्शन कराने में नाकाम रहे। उसमें वफाकी हुकूमत, निगरान वफाकी हुकूमत, चारों सूबाई हुकूमतें, इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत का इदारा शामिल है। लेकिन किसी के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, बल्कि उसको इस मामले को उठा के साइड पर रखा गया, दरगुजर किया गया और यह तय किया गया कि 90 दिन ना सही 180 दिन में इंतखाबात हो जाएं, लेकिन 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाएं। तो जो जुरिस्प्रूडेंस, जो जहन, जो माइंड अप्लाई हुआ अदालत के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान का इस मामले पर, कल जो केस आया तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान से जिससे वो महरूम हो गई, इस हवाले से जो कल का फैसला आया उसमें कहीं पर भी ये इस तरह के जुरिस्प्रूडेंस, इस तरह का माइंड अप्लाई होता हमें नज़र नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह है? क्योंकि यहाँ पर जो सियासी जमातें होती हैं वो भी एक इदारा हुआ करती हैं, और तहरीक इंसाफ ने 2018 के इलेक्शन में कम से कम 1.25 करोड़ वोट हासिल किया था। इस दफ़ा तवक्को थी कि शायद वो इससे ज़्यादा वोट हासिल कर लें या आसपास वोट हासिल करें। तो करोड़ों वोटर जो है, जो इस पार्टी से मुंसलिक है, उससे बल्ले का निशान असल में वापस ले लिया गया है। अब तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो हिमायत याफ्ता लोग हैं, वो आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स, वोटर्स मुमकिन तौर पर उनको वोट भी डालेंगे। लेकिन एक और जो नुकसान हो गया तहरीक इंसाफ को वो ये कि ये सब लोग अगर मुंतखब होकर, इनमें से बहुत से लोग मुंतखब होकर आते हैं, तो जो मखसूस नशिस्तें हैं उससे एक जमात महरूम हो गई और एक बड़ा ग्रुप जो पार्लियामेंट में जाएगा उसको ये सहूलत मुयसर नहीं होगी। तीसरा कि जो लोग आज़ाद हैसियत से इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में जाएंगे और उन्होंने वोट तहरीक इंसाफ का लिया होगा, उनकी हॉर्स ट्रेडिंग आसान हो सकती है, क्योंकि उनके ऊपर कोई कानूनी कतगन नहीं होगी फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से। तो कई मसाइल इस फैसले के नतीजे में पैदा होते नज़र आ रहे हैं। यकीनी तौर पर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, दीगर मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने इसको मलूज़ खातिर रखा होगा, लेकिन अगर इसको मलूज़ खातिर रखा भी होगा या अगर नहीं रखा होगा तो इसके मुज़म्मिरात क्या होंगे? क्योंकि आने वाले वक्त में जो भी हुकूमत बनेगी, एक ऐसा ग्रुप तो मौजूद होगा जो जीत कर आया हुआ होगा और उसको कोई पार्टी गाइडलाइंस उसके पास मौजूद नहीं होगी। तो आने वाली हुकूमत के लिए भी डिस्टेबिलिटी का फैक्टर इसके अंदर मौजूद रहेगा। तो निज़ाम जो है वो, क्योंकि हमारे यहाँ पार्टी बुनियादों पर इलेक्शन होते हैं, इसमें गो के ये है कि आज़ाद हैसियत से भी आप इलेक्शन लड़ सकती हैं, लेकिन पार्टी बुनियादों पर आने वाले जो वोटर्स हैं, जो लोग पार्टी बुनियादों पर इलेक्ट होकर आते हैं, उनके लिए कुछ कायदे क़वानीन खुद इसी असम्बली ने, पार्लियामान ने तय किए, वो सब कुछ इन पर लागू नहीं होंगे। तो इस तमाम मामले पर हम बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, रहनुमाए मुस्लिम लीग नून के। आजिज़ धामरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदगी करेंगे पीपल्स पार्टी की, और जनाब इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजज़ियाकार। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद भट्टी साहब, ये जो कल का फैसला आया है, किसी किस्म की मर्सी इसमें हमें नज़र नहीं आई। जो मिजाज रहा है, मैंने 90 रोज़ में इलेक्शन केस का फैसला जो फैसला था उसका जिक्र किया, उसकी पूरी जुरिस्प्रूडेंस हमारे सामने मौजूद है। वहाँ पर जो मर्सी दिखाई अदालत ने, जो वहाँ पर रवैया इख्तियार किया, वो कल के मामले में हमें बिल्कुल नज़र नहीं आया। बहुत से लोग कल के फैसले को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, कुछ लोग खुश भी हैं। जी, कल 3 रुकनी बेंच का जो फैसला है, फ़ाइज़ ईसा काजी बेंच का फैसला है, सबसे हाउस ऑफ शरीफ का जो तगड़ा केस था, जो सबूतों भरा केस था, वो था करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का हुदैबिया का। वो फ़ाइज़ ईसा काजी साहब ने बंद किया। ताहयात नाहली फ़ाइज़ ईसा काजी साहब के बेंच ने ख़त्म की। और अब इमरान खान और तहरीक इंसाफ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सबसे सियासी ज़िंदगी का सबसे तगड़ा हरीफ टेक्निकल नॉकआउट कर दिया। और अब हम इलेक्शन की तरफ नहीं गए, अब हम सिलेक्शन की तरफ जाएंगे। इलेक्शन ख़त्म हो गया कल।
और मुझे जो ताहयात नाहली केस जिस तरह चलाया और जिस तरह वो उन्होंने खुद ही वकील बन के दलाइल दिए और जिस तरह 2 दिन बल्ला केस की समाअत की 16 घंटे की जिस तरह समाअत हुई और जिस तरह उन्होंने वो बोले, जिस तरह वो इलेक्शन, मैं सोचता था कि इलेक्शन कमीशन और अकबर एस बाबर ने वकील क्यों रखे हैं। यानी वो इस तरह आप रिकॉर्डिंग उठाकर देख लें 16 घंटे की, सबसे ज्यादा बोले जज, मगर नहीं बोले, कोई एक वकील भी। मगर इरशाद भट्टी साहब, और सुन लीजिएगा, एक सिर्फ सुन लीजिए, सिर्फ एक जो तहरीक इंसाफ के वकला थे उनकी भी तो कोई तैयारी नजर नहीं आई ना। सब में मेरी सुन लीजिए, मैं उसी तरह वो उसकी बात करता हूँ, मेरी सुन लीजिएगा। सबसे ज्यादा एक जज बोले, जज की जजमेंट बोलती है, वो मुसलसल बोले। और राह तंदूरी मुझे याद आ रहे हैं वो किस तरह बोले, यानी जिस तरह उन्होंने ताहयात नाहली वाला केस इस्लाम तक को ले आए दरमियान में, और जिस तरह 2 दिन इन्होंने ये केस चलाया है, राह तंदूरी याद आ रहे हैं। छोड़ दे राह तंदूरी को सर, रहने दीजिए। वो नहीं, अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कह दो। अब क्योंकि फैसला आ चुका है इरशाद भट्टी साहब, फैसला आ चुका है। जी सर, इसलिए बात कर रहा हूँ, इसलिए बात कर रहा हूँ। हो सकती है, मगर ये कि हो सकती है, और एज ए पाकिस्तानी सर, एज ए पाकिस्तानी मेरा हक है कि मैं इस फैसले पर बात करूं, और मैं करना चाहूंगा। मैं भी एक वोटर हूं, मैं भी एक पाकिस्तानी हूं, और हम सब जो हैं वो अदालत का जो तकद्दुस है उसको भी बरकरार रखेंगे। इज्जत लेनी पड़ती है, ये मेरी सुप्रीम कोर्ट है, इसमें मेरे जो टैक्सों से ये तनख्वाह लेते हैं सारे लोग, मेरे लिए मोहतरम है, मेरी आखिरी रिलीफ गाह है। लेकिन सर ये इस तरह के फैसले, इस तरह के आइन के सबसे बड़े चैंपियन थे, आइन के सबसे ज्यादा बात करते थे फायज ईसा काजी साहब। कल जो फैसला दिया, आइन पर इलेक्शन एक्ट हावी हो गया इरशाद भट्टी साहब। और दूसरी बात है आपकी जजमेंट देखिए, जजमेंट पर बात हो सकती है, कोई हवाला मैं अर्ज कर दूं इरशाद भट्टी साहब, जजमेंट पे बात हो सकती है। जब जजमेंट सामने आ जाती है तो उस पर तनकीद भी हो सकती है, उस पर मुख्तलिफ आरा भी हो सकती हैं, लेकिन टेक्निकली मुझे इस फैसले में कानूनी तौर पर कोई सुकून महसूस नहीं होता। कानूनी तौर पर तो ये फैसला दुरुस्त है। मैं तो सिर्फ बात, मैंने जो इब्तिदा की थी वो ये की थी कि माजी में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब मर्सी से काम लेते रहे हैं, दरगुजर करते रहे हैं, मामलात को आगे बढ़ाने की बात करते रहे हैं। इलेक्शन 90 दिन में नहीं, 180 दिन में होते ही चलो हो जाएं, लेकिन लोगों को उन्होंने सजाएं नहीं दी। लेकिन कल उन्होंने इस मर्सी का मुजाहरा नहीं किया। तो मामला यही है कि फैसला तो दुरुस्त है ना कानूनी हवालों से। कल ताहयात नाहली में फायज ईसा काजी साहब फरमा रहे थे कि एक सियासतदान को ताहयात नाहल करके आप उनके वोटर्स की उनसे नुमाइंदगी नहीं छीन सकते। और इस केस में आप एक जमात जिससे आप सिंबल ले लेते हैं करोड़ों वोटर्स, 1 करोड़ वोटर्स। अब मुझे बताइए, ये सिर्फ इलेक्शन का नहीं है। इलेक्शन में वो जाएगी, वो जमात खत्म हो गई, इलेक्शन से टेक्निकली आउट हो गई, उसके बाद खवातीन की मखसूस नशिस्तों से आउट हो गई, उसके बाद सेनेट से आउट हो गई, उसके बाद पार्लियामेंट में अपने वजूद से आउट हो गई। तो ये करोड़ों लोगों के वोटों की तौहीन नहीं हुई क्या? अगर ताहयात नाहली में वो करोड़ों वोटर। मैं वापस आता हूं इरशाद भट्टी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। राना एहसान साहब, वो लोग जो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देना चाहते, वो लोग जो नून लीग को वोट नहीं देना चाहते, JUIF को नहीं देना चाहते, MQM को नहीं देना चाहते, जमात इस्लामी को नहीं देना चाहते, वो तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहते थे। क्या इस फैसले के बाद अब उन लोगों को बताइए कि वो कहाँ जाएं? वो उनका क्या कसूर इस सारे मामले में? अदालत ने इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा। आपको लगता है कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए था अदालत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुल्क जो है वो कानून के तहत चलते हैं, इलेक्शन भी जो हैं किसी रूल्स और प्रोसीजर के तहत होते हैं। अब अगर एक जमात जो है वो इलेक्शन एक्ट को या कोड ऑफ कॉन्डक्ट को नहीं फॉलो करती, तो क्या उस पर आंखें बंद कर दी जाएं? और थोड़ा ज़रा पीछे चलते हैं। क्या हमें आदत हो गई है कि 5 मेंबर का जो बेंच है जो आइन शिकन डिक्लेयर करे, नो कॉन्फिडेंस को रद्द करने के मौके पे खान साहब को, उनके सदर को, उनके डिप्टी स्पीकर को मेरे ख्याल में सजा ना साहब, अगर इस पर रहे ना, माजी में हम लोग जाएंगे तो बहुत दूर तक चले जाते। मेरी दरख्वास्त होगी। नहीं, देखिए बात ये है,
बात ये आपने 90 दिन के इलेक्शन की बात की जी। 90 दिन के इलेक्शन की नौबत कब आई? जब 63A की वो तशरीह की गई जिसको लोग कहते हैं रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था। नहीं और सर, उसने एक पॉलिटिकल कह लेके इंस्टेबिलिटी क्रिएट की। ये 90 तो जब दिन के गुट्टू इलेक्शन की CU बात था तो सर वहां और जब हुई ना ये जहां चीजें थी तो आप लोगों ने सेंसस पर एक करारदाद कॉमन इंटरेस्ट में पास कर दी और फिर आप कानून साजी करके गए आने वाली हुकूमत के लिए, एक पूरा माहौल बना के गए, तब हुई ना ये 63 ये वाला मामला तो पुराना है। जी जी पुराना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये बात ये है कि एक जमात जो है उसको जब रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा था और सब पूछ रहे थे कि ये क्या हो रहा है, एक जमात को फेवर मिली जा रहा है और वो जमात जो है मुल्क में एनार्की फैला रही है, जमहूरियत का गला घूंट रही है, वो उसके पास रास्ता था कि वो जमहूरी रास्ता ये था कि नेशनल असेंबली में वो अपनी ऑपोजिशन लीडरी करती, वो पंजाब KPK की हुकूमत चलाती, लेकिन वो बज़िद थी कि मैंने तसादम करना है, रियासत के साथ तसादम करना है, चलें उसको भी छोड़ दें, लेकिन इस स्पेसिफिक फैसले के ऊपर आ जाएं। तो मुझे बताएं, अगर कानून तोड़ी जाए एक जमात तो क्या आंखें बंद कर लेनी चाहिए? अगर 9 मई का वाकया हो जाता है तो आंखें बंद कर लेनी चाहिए? 9 मई को आप इससे ना मिलाएं ना सर। ANP को लालटेन का निशान मिल गया, ANP ने इलेक्शन नहीं कराया, उसे जुर्माना किया गया और ये तरीक़ाकार यहाँ पर भी इख्तियार किया जा सकता था कि जी आप आगे चल के अपने मामलात को ठीक कर लीजिए, क्योंकि इसका बेनिफिशरी तो कोई भी नहीं है ना। जिसके बेनिफिशरी है तो उनकी ओपोनेंट जमातें हो सकती हैं, आप हो सकते हैं या और दीगर जमातें हो सकती हैं जो इलेक्शन में, इसके अलावा तो कोई भी इसका बेनिफिशरी नहीं है। ना इलेक्शन कमीशन इसका बेनिफिशरी हो सकता है, ना रियासत का कोई और इदारा हो सकता है इसका बेनिफिशरी, ना आवाम हो सकती है। मेरे ख्याल से देखें, इस फैसले के बाद कोई भी जमात जो है अब अपनी इंटर पार्टी इलेक्शंस को इजी नहीं लेगी, जमहूरियत स्ट्रेंथन होगी। अब कोई भी जमात जो है ये रिस्क नहीं लेगी कि वो अपनी एक फॉल्स और एक जाली इंटर पार्टी इलेक्शन कराए और वो अपनी मर्जी के रिजल्ट नताइज दे के आगे बढ़े। मगर राना साहब, तो एक ही मौके पर एक ही वक्त में सेट हुआ है दो जमातों के साथ दो तरह का रवैया, इस पे आप कमेंट कर दें। ANP ने इलेक्शन नहीं कराए, उसको निशान मिल गया, इनके इलेक्शन में खराबी थी, इनको नहीं मिला। देखें बात यह है, नहीं बात यह है कि अदालती फैसलों ने हलचल तो पहले भी मचाई। जब 63A की तशरीह हुई तो क्या पंजाब हुकूमत हमारे से छिन नहीं गई थी? एक पूरी हुकूमत गिर गई और एक ऐसा बंदा हुकूमत में नाफिज कर दिया गया जो वैसे ही हुकूमत चलाना नहीं चाहता था, डिसॉल्व करना चाहता था। तो क्या आप ये कह रहे हैं अदालती फैसला हुआ उस वक्त की अदलिया में और अब की अदलिया में कोई फर्क नहीं है? नहीं, मैं आपको स्पेसिफिकली ये कह रहा हूं कि वो तो रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थी, उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा लीगल फर्टर्निटी जो है वो अपना मौकफ रखती है कि वो रीराइटिंग। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं सर, इस फैसले पर है ना, अगर उस पर जाएंगे, इस फैसले की हद तक अगर बात करें जी, नहीं, इस फैसले की हद तक अगर बात करें तो आपने भी कहा कि कानून के मुताबिक फैसला है, तो यहां अब आप ये तनकीद कर रहे हैं कि कानून के मुताबिक फैसला नहीं होना चाहिए। सर कानून के मुताबिक रिलीफ मिल जाना मगर मुझे ये भी बताएं ना, इस पे जवाब दे दें, फिर मैं आजिज साहब के पास जाऊं कि ANP के साथ जो सलूक है, जो रवैया है इलेक्शन कमीशन का, वो रवैया PTI के साथ नजर नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह है, क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से उसकी मेजर वजह यह है कि इनको मौका दिया गया कि आप इलेक्शन कराएं, आपके इलेक्शन के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, वो ठीक नहीं हुआ तो आप दोबारा से इलेक्शन कराएं। और जब उनको ये चांस मिला कि वो दुरुस्त कर लें अपने रिकॉर्ड को, अपने मामलात को, जो उनके जो लकूनाज हैं या जो भी उनके गैप्स थे उनको फिल कर लें, तो उन्होंने उससे भी बढ़ के एक जाली इलेक्शन कराया। तो शायद एक मौका मिला, फिर दूसरा मौका नहीं मिला। अच्छा, आजिज धामरा साहब, इरशाद भट्टी साहब की भी गुफ्तगू सुनी आपने, मेरा इब्तिदाइया भी सुना, राना एहसान साहब की भी गुफ्तगू सुनी। सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले पर आपकी जमात का मौक़िफ़ है हमारे सामने, लेकिन क्या ये दुरुस्त हुआ? बाकी बातों को हटा दीजिए कि इलेक्शन कैसा था कैसा नहीं था, कि एक बड़ी सियासी जमात जिससे कि आपका मुकाबला होना है, नून लीग का मुकाबला होना है, वो अब मैदान में नहीं है। इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या रह गई अब? देखें, आपके सवाल जो है उनके दो से होते हैं। एक तो एक बड़ी जमात, उसको इलेक्शन से बाहर होने वाली बात है, जिसमें पीपल्स पार्टी का एक क्लियर कट मौक़िफ़ था कि इलेक्शन में तमाम जमातों को ये माहौल पैदा कर देना चाहिए कि
वो इलेक्शन में हिस्सा लें, और उन जमायतों में से कोई फर्द भी अगर उनकी तादाद 1000 तक भी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई अगर वो मतलूब है किसी भी केसेस में। मगर वो 9/11 के बाद ये बात तो आया है कि जी बिल्कुल मतलूब थे, उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई जो चल रही थी वो चले। मगर मामला है सुप्रीम कोर्ट का, इलेक्शन कमीशन के बाद हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का, कि उन्होंने थारोली इस केस को सुनने के बाद एक डिसीजन दिया है। अब भट्टी साहब की भी मैं सुन रहा था कि माजी के वो तमाम फैसले जो सुप्रीम कोर्ट के ही थे वो बिल्कुल दुरुस्त माने जाते थे, क्योंकि वो पीटीआई के फेवर में फैसले आते थे। ये फैसला जो है फिर रिव्यू का भी एक ऑप्शन होता है। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के हमें कोर्टों का एहतराम करना चाहिए। अगर फैसला गलत भी हुआ है तो अभी ऑप्शन है पीटीआई के पास, तो वो इलेक्शन मगर हम ये इख्तियार तो रखते हैं ना, ये कानूनी तौर पर भी, कि फैसले पर तनकीद भी कर सकें, उसकी पे तारीफ भी कर सकें। तो इस वक्त तो बात हो रही है कि फैसला ये जो वोटर का इसमें उसके हुकूक की वायलेशन हो रही है, फिर मखसूस नशिस्तें छीन गई एक जमात से, मगर हॉर्स ट्रेडिंग का दरवाजा खुलता नजर आ रहा है, पाकिस्तान की सियासत का मिजाज है, तो ये सब कुछ तो होगा। देखिए एक कंडीशन है ना, वो कंडीशन ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन को आपने किस तरह पेश किया। एक है फॉर्मेलिटी के तौर पर, एक है कि इदारा मुतमिन हो उसे, मगर वहां पर अगर कोई झोल है तो ये सारा केस जो है वो इलेक्शन कमीशन से होता हुआ, हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, और ये सुप्रीम कोर्ट का फिर फैसला है। तो जारी अगर हमें उससे इख्तिलाफ हम फैसले से रख सकते हैं, मगर हमें उस फैसले को मानना पड़ेगा। हम तो देखें, बिल्कुल मानते हैं पीपल्स पार्टी तो मुंतजर है उस केस के इंसाफ की, जिस बेंच के जजों ने ये कहा कि जी हमसे गलती हो गई, ये जबरदस्ती फैसला करवाए। मैं भुट्टो रेफरेंस की बात कर रहा हूँ, भुट्टो केस की बात कर रहा हूँ। वो अभी जाके केस सुनने की हम पोजीशन में आए हैं। तो जाहिर है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेती है थारोली केस को सुनने के बाद। तो मैं ये कैसे कह सकूं कि जी एक बड़ी पार्टी को इलेक्शन से बाहर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इख्तिलाफ रखने वाले रख सकते हैं, मगर क्या ये गुंजाइश मौजूद थी आपके नजदीक मुअज़्ज़िज़ अदालत के पास कि वो तहरीक इंसाफ को कह सकती थी कि हम आपको एक और तारीख देते हैं, एक और मौका देते हैं, अपना इलेक्शन दुरुस्त कराएं अपने आइन के मुताबिक और सर्टिफिकेट जमा कराएं, या इसको उड़ा देना ही आप समझते हैं कि यही होना चाहिए था? देखिए जहां तक आपने कहा उड़ा देने वाली बात, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट का माइंड है कि वो इसलिए तो कह रहा हूं सर, वो फैसला हो चुका ना, अब फैसले देते हैं या नहीं देते हैं। मगर मेरे ख्याल में मौका था कि जब आप चैलेंज करते आ रहे थे हाई कोर्ट से, तो मौका तो बिल्कुल था, टाइम तो बिल्कुल था। मगर अब सुप्रीम कोर्ट मजीद टाइम अगर नहीं दिया उन्होंने, और क्योंकि इलेक्शन सर पे आ चुके थे, खदशा तो हमें भी था कि शायद इन केसों की वजह से इलेक्शन डिले हो जाए। मगर अगर वो टाइमली फैसला हुआ है और इलेक्शन अपने टाइम पे हो रहे हैं, तो हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ठीक। अच्छा भट्टी साहब, ये तमाम जो सूरत हाल है वो उसको एक और तनाजुर में देखा जाता है। मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी, उनका वालिहाना इस्तकबाल, उनका प्रोटोकॉल, और फिर उनकी सज़ाओं का ख़त्म होना, और एक तरफ ये सब कुछ और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का जवाल दर जवाल। तो इसमें तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है अपने बचाव के लिए, या उसे क्या करना चाहिए? कहाँ पे वो नाकाम होती नजर आ रही है कि उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है और होता चला जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ के इलेक्शन को कोई नहीं कह रहा कि वो इलेक्शन थे, वो सिलेक्शन थी। ठीक है, लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून के कोई इलेक्शन थे? पीपल्स पार्टी के कोई इलेक्शन होते हैं? और अभी एक मुआहदा मैं पढ़ रहा था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का और आसफ अली जरदारी साहब का, 3 पीपल्स पार्टी, पी वाली पीपल्स पार्टी, 4 पीपल्स पार्टी, पी वाली पीपल्स पार्टी, आपस में मुआहदा हुआ है कि हम लड़ेंगे एक तीर पर। एक को वसीयत से मिली हुई है पार्टी, और दूसरे नामजद हैं। क्या एएनपी की आपने खुद मिसाल दी, 20,000 जुर्माना और लालटेन दे दिया। क्या ये नहीं हो सकता था? आइन आप जजमेंट में देखें, कोई आइन नहीं है, कोई आइन का आर्टिकल 17 का जिक्र ही नहीं है जी। आपने क्या जो इलेक्शन एक्ट से इलेक्शन एक्ट बड़ा है आइन के आर्टिकल, उस आर्टिकल से जिसमें अवामी नुमाइंदगी है और शफाफ इंतखाबात हैं, साफ शफाफ इंतखाबात, उससे इलेक्शन एक्ट बड़ा हो गया है। क्या आइन की सुपरविजन की कस्में नहीं खाई थी हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने? आइन के लिए वो असम्बली नहीं पहुंचे थे जाके, वो इसहाक डार साहब और जरदारी साहब के साथ हुकूमती बेंचों पे नहीं बैठे थे, आइन का जश्न नहीं मनाया था? आइन कहाँ गया?
आइन तो कहता है कि आप क्या कहा था पेशावर हाई कोर्ट ने कि आप ये गैर कानूनी है सिंबल वापस लेना। इलेक्शन कमीशन सिंबल वापस नहीं ले सकता अगर वो उसके इंतखाबात कालअदम भी हों। फिर फायज ईसा काजी साहब ने एक मरतबा भी जिक्र किया कि भाई पहला आपने पार्टी डिसीजन दिया था 70 दिन के महफूज रखा, दूसरा आपने पेशावर हाई कोर्ट के कहने पे क्यों दिया? फिर आप इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन भी आपको पार्टी बनता नजर आया इसके अंदर। आप कह रहे हैं कि कभी आप अदालत बन जाती हैं, फिर आप अपील में चले जाते हैं, फिर आप अपील में चले जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन माजी में कभी किसी अपील में नहीं गया, ये पहला मौका है क्या? जी सर बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको बताता हूं। और दूसरी सिर्फ एक जुमला मैं भूल ना जाऊं, 9 मई की किस बंदे ने मुजम्मत नहीं की? 9 मई 9/11 है पाकिस्तान का, शर्मनाक है। ये मेरी फौज है, ये हम सारों की फौज है, शहीदों की फौज है, गाजियों की फौज है। जो फौज पर हमला करेगा उसको एक लम्हे के लिए भी इलेक्शन में या किसी भी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेना। बिल्कुल ठीक। लेकिन 9 मई को जोड़ना इस बल्ले वाली समात से ये जुल्म है। और इस पे दूसरी बात यह है कि इसको क्या उसको बाकी किसी से जोड़ना 9 मई भी पहली दफा हुआ है और जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है वो भी पहली दफा हो रहा है। अब आ जाइए इलेक्शन कमीशन के साथ। इलेक्शन कमीशन भाईजान पहला ये 75 साल तारीख का इलेक्शन कमीशन है मुतनाज़ तरीन फैसलों वाला। पहला इलेक्शन कमीशन है जानबदार तरीन फैसलों वाला। पहला इलेक्शन कमीशन है जिसको जस्टिस बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने आईनी खिलाफ वर्जी की। पहला इलेक्शन कमीशन है जिसको फायज ईसा काजी की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने आईनी खिलाफ वर्जी की। पहला इलेक्शन कमीशन है जिसको जस्टिस अतर मुल्ला ने कहा कि आपने आइन को नए सिरे से लिखा। पहला इलेक्शन कमीशन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जमहूरियत को पटरी से उतारा। पहला इलेक्शन कमीशन है जिसने एक पार्टी के 2 इंतखाबात कालअदम करार दिए। पहले पे 70 दिन बैठा रहा, दूसरा पेशावर हाई कोर्ट पे के कहने पे दिया। पहला इलेक्शन कमीशन है जिसने मुस्तकिल मिजाजी से एक पार्टी के सिंबल का पीछा किया और पेशावर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। पहला इलेक्शन कमीशन है जो इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात करवा नहीं सका, कराची के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली रुकवा नहीं सका। पहला इलेक्शन कमीशन है सर कि जिसकी सुप्रीम कोर्ट की समेत तमाम जो वकला तंजीमें हैं उन्होंने भी इस पे अदम एतमाद का इजहार किया। पहला इलेक्शन कमीशन है सर कि जिसने इस मुल्क को आईनी, अदालती और सियासी बहरानों में धकेला। पहला इलेक्शन कमीशन है जो मुतनाज़ तरीन इंतखाबात की बुनियाद रख रहा है। जरा लिहाज कीजिए क्या क्या, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए यहाँ पर। आपकी तो खैर है, चलें एक ब्रेक के बाद मामला आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। जनाब राना एहसान अफजल साहब, सर ऑन चौधरी साहब का मैं बयान देख रहा था, वो कह रहे हैं कि 128 की सीट जीतकर मियाँ साहब को वो तोहफे में देंगे। आपने राजा रियाज साहब के साथ 9 बंदों को मज़ीद टिकट जारी कर दिए। आपने अलीम खान और जहांगीर तरीन के साथ आपने सीट एडजस्टमेंट कर ली, MQM के साथ सीट एडजस्टमेंट कर ली। सर दूसरी तरफ आपके मुखालफिन जो हैं वो उड़ के रह गए, उनके लिए आप कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ। तो ये इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या होगी? क्योंकि साफ नज़र आ रहा है राजा रियाज और उनके साथी, इनको आपने इलेक्शन से पहले ही ये यकीन दहानियाँ करा दी थी कि हमारा साथ दो एक हुकूमत को घर भेजने में, आने वाले वक्तों में तुम्हें हम टिकट देंगे, और आप वो वादा अपना पूरा करते नज़र आ रही। तो ये एक ब्राइब के तौर पर समझ में आ रहा है कि उनको पहले हुकूमत गिराने के लिए आपने कहा, फिर उनको आप एडजस्ट कर रहे हैं। अपने देरीना साथियों को आपने जो है नाराज़ कर दिया, दानियाल अजीज़ हों या वो दीगर लोग हों, उनको टिकट आपने दिया नहीं। तो ये किस तरह की सियासत आप कर रहे हैं? फिर आप कहते हैं कि लाडले का टैग भी हम पर नहीं लगना चाहिए। सर देखिए, सबसे पहले तो जो लोग जिन्होंने इमरान खान की जब हुकूमत थी और जो उसका तर्ज था, चाहे मईशत हो, चाहे ऑपोजिशन का रगड़ा निकालना हो, चाहे ओवरऑल जो सिम थी मुल्क की, वो नीचे की तरफ जा रही थी। और उस वक्त जिन लोगों ने कोई रोल अदा किया उस हुकूमत से निजात हासिल करने में, बिल्कुल कुछ लोगों को अकोमोडेट पार्टी में किया गया। और फिर हमने अलायंसेस भी बनाई, MQM से बनाई, 16 माह उनके साथ हुकूमत भी की। कोई अलायंस जो है वो इतनी कामयाबी से कोई आगे बढ़ी, कोई नहीं बढ़ी, क्योंकि सीट एडजस्टमेंट के मामले थे। टिकटिंग का जो प्रोसेस है वो बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। उसके अंदर आप
100% लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, और जब आप अलायंसेस भी कर रहे हो तो और मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। तो आप ठीक कह रहे हैं, इसके अंदर हमारे कुछ लोग नाराज़ हुए, लेकिन जमात कोशिश करेगी कि उनको कॉम्पनसेट करे और उनको साथ लेके चले। ये इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लाडला जो है वो हमें किस बुनियाद पे कहा जा रहा है, जब हमारी तो कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि हमारी मामनत। मैं इस पर आता हूँ लाडले पर, मगर आपने अपनी जवाब में 2 बातें ऐसी की हैं जिन पे मैं चाहता हूँ कि ज़रा आपकी क्लियरिटी ले लूँ। कि एक तो आप कह रहे हैं मुल्क नीचे की समझ जा रहा था। सर ये सिवाय आपके और आपके इत्यादियों के और कोई नहीं कहता। कोई आज़ाद बंदा मुझे बताएं। अपोजिशन का रगड़ा तो सब ने निकाला है इस मुल्क में, और अपोजिशन का रगड़ा तो निकलता है, और अपोजिशन हुकूमत का रगड़ा निकालती है, ये तो चलता है। लेकिन मुल्क नीचे की तरफ जा रहा था। जब हुकूमत गई है तहरीक इंसाफ की, और जो आखिरी इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आई है तो ग्रोथ 6% से ऊपर थी। लेकिन जब आपकी 16 महीने की हुकूमत गई है तो ग्रोथ गिरी हुई थी। सर पहली बात। दूसरी बात ये कि पहले तो इसी का जवाब दे दीजिए कि सर किस बुनियाद पर ये आप कहते हैं। आप तो कह देते हैं, मगर कोई आज़ाद बंदा बताएं जिसने एक कॉलम भी लिखा हो, कोई मौतबर इदारा बताएं जिसने एक इदारिया लिखा हो आपके मौक़िफ़ पर। नहीं, मैं आपको इसको मैं जवाब देता हूँ। आपने कहा कि ग्रोथ 6% पे थी, इसमें कोई शक नहीं है कि ग्रोथ 5.97% के ऊपर थी। लेकिन पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा आप खसारा छोड़ के गए, आप एक बहुत बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए, और जिस वक्त हमें IMF की ज़रूरत थी, आप IMF के मुआहदे को रद्द करके डस्टबिन में फेंक के गए। तो आप जो है खर्चा ज़्यादा करके, आप करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ा के, आप फिस्कल डेफिसिट करके ग्रोथ तो दे के जा सकते हैं। सर लेकिन मैं वो सस्टेनेबल नहीं। आपकी खिदमत में ये कर रहा हूँ कि आपका मौक़िफ़ तो ज़रूर हो सकता है, मुझे कोई एक क्रेडिबल इदारे का इदारिया दिखाए, कोई क्रेडिबल शख्स का कोई कॉलम बता देता हूं ना, जिसने कहा हो कि वो आपके बात को सेकंड करता है। आप IMF की जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स हैं आप उन्हीं को पढ़ लें, वही काफी है। जो उस वक्त मैं तो आजाद जो PTI के दौर में पता नहीं तब 6th नहीं मैं आपको बता रहा हूं ना, उसके अंदर जो रिव्यू रिपोर्ट्स होती हैं उसके अंदर पूरी वो तारीख का जिक्र करते हैं, पूरी वो समरी बयान करते हैं कि मुल्क किस तरीके से चल रहा था और क्या इश्यूज आए। तो वही इस चीज का बयान करती है। हफीज पाशा साहब ने भी पढ़ी होगी, वो दीगर इंडिपेंडेंट जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने भी पढ़ी होंगी। किसी ने कही ये बात कभी जो आप कहते हैं? नहीं कही। सब लोग कह रहे थे कि मुल्क जो है उसकी इकोनॉमिक डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है। हाँ। सब लोग कह रहे थे कि जहां पेट्रोल बढ़ाने की जरूरत थी उधर पेट्रोल कम कर दिया गया, बिजली बढ़ाने की जरूरत थी उधर बिजली कम कर दी गई और आपने मुल्क को जो है वो एक क्राइसिस में धकेल के चले गए। सब लोग आखिरी लोग थे। इकोनॉमिक ये आप चले ये छोड़े। हाँ। उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो शौकत तरीन साहब थे, उन्होंने अपना हल्फ लेने से पहले कहा कि मुल्क की कोई इकोनॉमिक डायरेक्शन नहीं, कोई सिम्त नहीं है मुल्क की। उनके अपने अल्फाज हैं, सब जानते हैं कि जो उन्होंने वादे किए और फिर इकोनॉमिक सबसे अच्छी हो गई, फिर उन्होंने ये भी तो कहा। लेकिन वो ओहदा लेने से पहले की ये बात कर रहा हूँ ना, तो ये तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि हमें मिफ्ता इस्माइल साहब भी कह रहे हैं और मोहम्मद जुबैर साहब भी कह रहे हैं कि जब आप लेकर आए इसाक डार साहब को तो सत्यानाश निकल गया। सब वो जो IMF का मुआहदा था वो भी आपने उसको भी उधेड़ के रख दिया और मईशत का भी सत्यानाश कर दिया। बहरहाल आजिज ज़ामरा साहब, आप भी इस हुकूमत का हिस्सा थे, आप भी के साथी हैं सर। आजिज ज़ामरा साहब, सर आप भी इसका हिस्सा थे। सर मुझे बताएं ना, ये जो बार बार आप कहते हैं कि मुल्क नीचे की तरफ जा रहा था, तबाह हो रहा था, इकॉनमी तबाह हो रही थी, सर जो इस वक्त हाल है महंगाई का, जो इस वक्त हाल है कर्जों का बोझ, वो करंट अकाउंट डेफिसिट, कोई जो नून लीग की हुकूमत थी कम करंट अकाउंट डेफिसिट देके गई थी, तारीखी देकर गई थी सर, कम देके गए सर। ये सर्कुलर डेट, ये किसकी पैदावार, ये सब कुछ सर, तो ये सिवाय आप लोगों के और तो कोई नहीं कह रहा। सर्कुलर डेट भी हमने काम किया। जा रहा था, मुझे बताएं ना कौन कह रहा था? आजिज ज़ामरा साहब। नहीं चले, मैं अपनी बारी में बोलूंगा जी। ज़ामरा साहब, अच्छा जी, चलिए अरशद भट्टी साहब आप बता दीजिए, आपकी नज़र से कोई ऐसा मजमून, कोई ऐसा इदारिया, कोई ऐसा इंडिपेंडेंट किसी बंदे का तज्जिया गुजरा हो जो कह रहा हो कि जी मुल्क का कबाड़ा निकल जाता अगर ये हुकूमत नहीं जाती। धामरा साहब आ गए। धामरा साहब आप बता दीजिए मुझे, सवाल अगर आपने सुन लिया है तो। ये मुझसे सवाल है? जी आपसे पूछ रहा हूँ, आप बता दिए, फिर भट्टी साहब से पूछ लेता हूँ।
देखिए पहली बात, जब आप महंगाई की बात करते हैं और जब आप ग्रोथ की 6 पॉइंट की बात करते हैं, तो जितनी भी महंगाई अभी मुल्क में हुई ना, वो सिर्फ उस वक्त की हुकूमत की जो नालायकी थी, IMF से जिस वक्त जाना था उस वक्त वो नहीं गए। बाद में जाने का ये तूफान जो महंगाई है, ये वजह ही ये बनी है। और अगर ये हुकूमत साबका खान की हुकूमत कंटिन्यू चलती तो आप इस महंगाई की शरह को और ज्यादा देखते। आप कितना ज्यादा सर, मुझे बताएं ना, कितना ज्यादा? 22% ना होती, शरह सूद 50% होती? कौन कह रहा है ये बात? ये बात हम कह रहे हैं। ये बात सर आप कौन? आप तो मुखालिफ हैं, एक आप तो अपोजिशन में थे, आप तो हुकूमत गिरा जाए, आप तो बेनिफिशियरी हैं। फरिश्ते तो आके यहाँ पर बात नहीं करेंगे ना सर। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बताएं, इंडिपेंडेंट इदारे बताएं, कोई इंडिपेंडेंट रिपोर्ट बताएं। देखिए, ये एक रियलिटी है कि जब आपको IMF के पास जाना था आप नहीं गए। अब इसके लिए मुझे क्या आसमान से फरिश्ते लेके लिए आने पड़ेंगे? सर आपकी 16 महीने की हुकूमत में जब IMF के पास जाना था तो इसहाक डार साहब तड़ियां लगा रहे थे। हमने कहा था नेशनल असेंबली में खड़े होके कि हम मईशत पे चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना चाहते हैं। हमने कहा था कि आपको IMF के पास जाना पड़ेगा। उस वक्त हमें IMF के एजेंट होने के ताने दिए सर। आपसे पहले मिफ्ता इस्माइल साहब कह के गए थे कि आने वाली हुकूमत को IMF के पास जाना पड़ेगा। मुझे आप बता दें कि जब उस वक्त की अपोजिशन PDM की या हम आपको कह रहे थे कि आपको नहीं, मींस के उस वक्त की हुकूमत को कह रहे थे आपको IMF के पास जाना था, आप हमें IMF के एजेंट होने के ताने लगा रही थी खान हुकूमत। फिर क्यों गए आप? सर फिर क्यों मैंने पे की गई IMF को? सर जी, IMF के पास वो कब गए कब नहीं गए अपना बताएं ना। वो तो गलत थे ना आपके नजदीक, उनको तो उठा के फेंक दिया आपने। आप बताएं कि आप कब गए, इसहाक डार साहब ने क्या किया? वायदे जो हुए उसके असरात कहीं ना कहीं तो पढ़ने हैं ना। बहरहाल तो ये, क्योंकि ये मेरा मौजू नहीं था, ये बहस निकल आई, उन्होंने जिक्र किया कि मुल्क नीचे की सतह में जा रहा था। तो सर ये आप लोगों की बातें, आप ही लोग इसको कहते हैं। बाकी मुझे इंडिपेंडेंट जराए से तो ये नहीं पता लगता कि ये मुल्क नीचे की तरफ जा रहा था। जो ग्रोथ थी वो मैंने आपको बता दी कि 6% के करीब कोई ग्रोथ थी उस जमाने में। सर इरशाद भट्टी साहब, ऐड कर दो चीजें। जी राना साहब आप कुछ कह रहे हैं, कहिए। बस दो छोटे से हकायक बता दूं। आपने करंट अकाउंट डेफिसिट की बात की तो हमें 18 अरब डॉलर का मिला था और 2023 में हम सिर्फ मनफी 2.6 अरब डॉलर पे छोड़ के गए। हमने स्टेबलाइज किया मुल्क को। और आपने सर्कुलर डेट की बात की थी, हम जब हुकूमत 2018 में छोड़ के गए थे तो वो 1.1 ट्रिलियन पे था और जब हमें हुकूमत मिली 16 माह की तो वो 2.4 ट्रिलियन पे था, यानी कि तकरीबन 1.5 गुना बढ़ गया सिर्फ 3.5 सालों में। उसको हमने रोका, उसके लिए हमने बिजली महंगी की, पेट्रोल महंगा, गैस महंगा किया, जिसका नुकसान हमें उठाना पड़ा। लेकिन बड़ा चैलेंज कोरोना था। क्या ये हकीकत नहीं है कि सबसे बड़ा चैलेंज कोरोना था और उस कोरोना से पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह से निपटा? एक हकीकत आपके सामने रख देता हूं। कोरोना में आपका डेट भी जो है डेफर हुआ 5-6 अरब डॉलर का, आपको इमदाद भी हुई और आपकी जो इंपोर्ट्स है वो ऑटोमेटिकली गिर गई क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस गिरी थी। आपका करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। जो पाकिस्तान का फंडामेंटल इशू था आपके ट्रेड डेफिसिट का, करंट अकाउंट डेफिसिट का, वो सरप्लस में तब्दील हो गया कोरोना की वजह से। उससे बेनिफिट हुआ आपकी जिस तरह की मईशत थी। तो ये उस बेनिफिट को इन्होंने लूज कर दिया। सर मगर ये बात कहीं एस्टैब्लिश नहीं होती है कि आप ना आते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। नहीं, ये बात एस्टैब्लिश नहीं होती है। जो आपका आपका और आपके अलायंस का मुसलसल कहना था, ये बात कहीं एस्टैब्लिश नहीं होती है। जी भट्टी साहब आगे बढ़ते हैं, जरा इस गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। इस पर अगर आप कोई कमेंट करना चाहें इस गुफ्तगू पे भी तो कर दीजिए। अब आने वाले इलेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं और उसके बाद की जो हुकूमत बनेगी वो कैसे होगी? अब तो मुझे बार बार फैसल वाडा साहब याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि बल्ले का निशान नहीं होगा, नहीं है। उन्होंने कहा था कि आने वाला जो इलेक्शन होगा उसमें इलेक्टेबल्स और इंडिपेंडेंट्स सबसे ज़्यादा तादाद में जीतेंगे। तो अब ये नज़र आ रहा है इंडिपेंडेंट्स बहुत बड़ी तादाद में जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उनके जीतने के इम्कान भी हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि जो हुकूमत बनेगी वो 16 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी और फिर नई हुकूमत बनेगी। पहली बात तो ये है भाईजान के कुर्बे क़यामत की निशानी देखिए कि ओन चौधरी कह रहे हैं कि मैं सीट जीत कर नवाज शरीफ साहब के कदमों में रख दूंगा। ओन चौधरी, कुर्बे क़यामत की निशानी है इस मुल्क की। इमरान खान का साया, स्टाफ अफसर, दस्ते रास्त, बनी गाला की कुंजी,
शहबाज शरीफ का मशीर, और अब सीट नवाज शरीफ साहब के कदमों में। कुर्बे क़यामत की निशानी है कि राजा रियाज साहब को या उनके बेटे को या उनकी फैमिली को मुस्लिम लीग नून ने टिकट दिया है। राजा रियाज साहब जो कहते थे 2 भाई ये जो शरीफ है ना, ये दुनिया जहान के बड़े करप्ट हैं, इनका एहतसाब तो मैं खुद अपने हाथों से करूँगा। और कुर्बे क़यामत की निशानी देखिए कि अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब के लिए नून लीग छोड़ रही है सीटें, जो चीनी चोर थे, मनी लॉन्ड्रर थे, इमरान खान की ATMs थी। अब आ जाइए, आजिज धामरा साहब को गालबन पीपल्स पार्टी का ताज़ा जो मौक़िफ़ आया है, ताज़ा खबर आई है, अब नवाज शरीफ हमारा भाई नहीं है, वो नहीं पहुँचा। आजिज धामरा साहब तो उस हुकूमत को कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं, उसको डिफेंड कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी माफ़ी मांग चुकी है कि हम उनके हुकूमत में हिस्सा थे, गो के ये इस इलेक्शन की वजह से मांग चुकी है, लेकिन माफ़ी मांग चुकी है। और बिलावल भुट्टो, शायद आज धामरा साहब को नहीं पता, बिलावल भुट्टो साहब कह चुके हैं शहबाज शरीफ तो अपनी कारकर्दगी पर मुंह छुपाते फिर रहे हैं। और बिलावल भुट्टो कह चुके हैं कि लंदन में बैठकर साबित हो गया मुल्क नहीं चलाया जा सकता। बिलावल भुट्टो साहब कह चुके हैं मुस्लिम लीग का दूसरा नाम महंगाई लीग है, नाकाम लीग है। और बिलावल भुट्टो साहब कह चुके हैं हमें माफ़ कर दें, इस हुकूमत का हिस्सा थे, शेर बिल्ली निकला है और अब मैं घर में घुस कर मारूंगा। शायद आज धामरा साहब को यहाँ तक नहीं पता। और पता भी कैसे होता है कि ये ऊपर वाले 4-5% जो एलीट है, ये अचानक अपना मौक़िफ़ बदलती है, नीचे तक खबर पहुँचते पहुँचते वो देर हो चुकी होती है, लिहाजा पता ही नहीं होता। अब आ जाइए इस पे भाईजान के इलेक्शन कैसे होगा। 16 महीने की हुकूमत को डिफेंड कर रहे थे सर, वो पता सब है उन्हें। तो अब आ जाइए सर इस पे कि अगला इलेक्शन कैसे होगा। तो वॉक ओवर मिल गया है नवाज शरीफ साहब को, और अब तो वो जो मर्जी है, जितने मर्जी है सीटें लें, जैसे नहीं, मगर बिलावल साहब भी तो चैलेंज कर रहे हैं ना अब नून लीग को जाकर, जो भी है चले, जो भी मौक़िफ़ है अब वो चैलेंज तो कर रहे हैं। और वो वोटर को ये भी कह रहे हैं कि अब PTI नहीं रही, अब हमें वोट दो। अंदाज़ा कर लें, ये सियासतदान है। अब वो कह रहे थे बड़े फ़ख्र से हाथ में तीर पकड़ के कि अब हम 2 रह गए, एक तीर तो दूसरा शेर। ये हैं सियासतदान। यानी पीपल्स पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ने पार्टी इंतखाबात जैसे भी कराए, जितनी उनमें कमियां, जितनी उनमें कोताहियां, लेकिन एक सियासी जमात खैर मकदम करे कि उसको सिंबल नहीं मिला, लिहाजा ये बहुत अच्छा फ़ैसला है, कमाल है भाई। और दूसरी बात है, ग्राउंड रियलिटी देखें तो ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो सिंध में है, और कुछ सीटें 2-4 चंद सीटें होंगी पंजाब में या बलूचिस्तान में, और बाकी ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून है पंजाब में। और अब 8 फरवरी को देखते हैं कि PTI का वोटर जो है ढूंढ के वो इंतखाबी सिंबल पर वोट लगा पाता है या नहीं लगा पाता। उन्होंने कहा था हम जो है वो पूरे मुल्क से जीतेंगे और वज़ीर आज़म बिलावल साहब होंगे, और सर अब नज़र आ रहा है आज़ाद बड़ी तादाद में होंगे। तो आपको अंदाज़ा है पाकिस्तान की सियासत का कुछ भी हो सकता है। एक ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आते ही फिर जो गुफ्तगू हुई, अगर आजिज़ धामरा साहब कुछ इस पर कहना चाहें, और फिर राना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आजिज़ धामरा साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी तो भट्टी साहब ने कहा कि आपको पता ही नहीं जी आपकी जमात का मौक़िफ़ तब्दील हो चुका है, आप क्या बातें कर रही हैं? देखिए भट्टी साहब का तफरा जो है वो सर आंखों पे वो कुछ भी कह सकते हैं जाहिर है, मगर मैंने जो सवाल आपने किया था मुझसे कि अगर उस वक्त PTI की हुकूमत खत्म नहीं होती तो क्या होता, मैं यही कह रहा था कि उनको पता ही नहीं था कि मईशत को चलाना कैसे है और उससे ज्यादा तबाही होती। मैं ये नहीं कहता कि PDM की हुकूमत ने आके महंगाई को खत्म कर दिया था या कंट्रोल कर दिया था, मगर मैंने ये कहा कि अगर वो टाइमली डिसीजन, और वो भी पीपल्स पार्टी ने ही तमाम जमायतों को ये एग्री किया था इस बात पे, वरना तो सब डरे हुए थे, सहमे हुए थे। इसका मतलब है भट्टी साहब ठीक कह रहे हैं। नहीं, भट्टी साहब ठीक कह रहे हैं, फिर इसका मतलब है यानी आपकी लीडरशिप कह रही है जी जो कारकर्दगी से उससे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं, हम तो सिर्फ अपनी 4-5 वजारतों के जवाब दें। मैं कह रहा हूँ समझने में शायद इशू हो रहा है आपका। अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर PTI की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक उस वक्त नहीं आती तो ये मुल्क मजीद तबाही की तरफ जाता, मजीद मुआशी तबाही होती इस मुल्क में। और मैं कह रहा हूँ कि सर ये तो आप कह रहे हैं, धामरा साहब को मुबारक तो दे दें जी। धामरा साहब को किस बात की मुबारकबाद? भट्टी साहब में इलेक्शन में अभी तो इतने आजाद होंगे,
अब बस इतने आज़ाद होंगे कि अब धामरा साहब के बिलावल भुट्टो वजीर आज़म बन सकते हैं। जी जी इंशाल्लाह वो तो बनेंगे ना। देखिए, इस मुल्क के जब हालात और इस बुरान से निकलना है जी, तो इस कौम को वजीर आजम बिलावल भुट्टो ही चाहिए। ठीक हो गया। बहरहाल वो जो आप धामरा साहब भी बात कर रहे हैं और राणा साहब भी बात कर रहे हैं, मैं तो मुसलसल कह रहा हूँ, ये आप ही लोग कह रहे हैं कि अगर इमरान खान की हुकूमत नहीं जाती तो मुल्क तबाही की तरफ जाता। और कौन कह रहा है? आप ही लोग कह रहे हैं, बस आप लोग कहते हैं, आप लोग अभी भी कह रहे हैं। चलिए राणा साहब ये बताइए कि वो पीटीआई का तो मंशूर पीपल्स पार्टी का तो मंशूर सामने आ गया, 300 यूनिट तक के लोगों को बिजली भी फ्री देंगे, पेट्रोल भी गालिबन फ्री बांटेंगे, 30 लाख घर भी बनाएंगे, तो रोटी कपड़ा मकान तो खैर है ही, पूरे मुल्क में इलाज भी फ्री देंगे और तालीम भी फ्री देंगे। आपका मंशूर अभी तक सामने नहीं आया सर। ये हम जी सर, ये इस मंशूर के तहत हमने कोई रेड़ा लगा के सऊदी अरब तो नहीं पाकिस्तान ले गए? जी राणा साहब, पहिए लगा के। देखें, मंशूर में आप अगर चाहें तो जितनी मर्जी लंबी फहरिस्त दे दें वादों की, जिस तरह 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का था, लेकिन मंशूर को फिर पूरा भी करना होता है। तो हमारा मंशूर 15 तारीख को आएगा 90 दिन और में करप्शन वो खत्म 10 करूंगा, मुकाती या 5 सारे बड़े मुकाती हाउस नहीं होगा। घर गिराऊंगा। जी जी राणा साहब, जी जी राणा साहब, हमारा जो मंशूर है वो एक मुकम्मल एक एक शोबे के ऊपर ना सिर्फ अगले 5 साल के जो हमारे टारगेट्स हैं वो देगा, बल्कि बताएगा भी, हम बताएंगे भी कि वो हमने कैसे अचीव करने। वो झूठे या खोखले वादे नहीं होंगे। 15 को हम अपना मंशूर लॉन्च करेंगे, उसी पे हम इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा राणा साहब, क्यों वक्त कम है, मैं जल्दी से आपसे एक सवाल पूछ लूं। ये जो भी मंशूर होगा यकीनी तौर पर बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव मंशूर होगा। इसके लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी तो कम से कम चाहिए होगी ना। इससे कम अगर आप एमक्यूएम को, बाप को, आजाद को, इनको उनको मिला के लड़ेंगे, वो तो कभी भी आपकी हुकूमत चली जाएगी, कोई स्टेबिलिटी नहीं होगी। हाँ नहीं, बिल्कुल सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होगी मिनिमम। ठीक है, भट्टी साहब मिलती नजर आ रही है किसी एक जमात को सिंपल मेजॉरिटी? सर 2/3 अक्सरियत दें महबूब कायद नवाज शरीफ साहब को या बिलावल भुट्टो को, जिसको भी देनी है, 2/3 अक्सरियत दें और 20 साल अगले दें, ताकि एक मरतबा हमारा एक ये मिथ तो टूटे कि इन मसाइल का हल इनके पास है, और दें 20 साल। और वैसे भी सच्ची बात है कि जो हाल हो गया है, इन दो पार्टियों ने आगे हमारे और हमारे बच्चों पे हुक्मरानियाँ करनी हैं, तो करने दें और कर लें। जितना पिछले 7 मरतबा पंजाब में, 4 मरतबा मरकज़ में, उधर 15 साल सिंध में और 4 मरतबा मरकज़ में, अगर अब भी हम कोई किसी मंशूर की ज़रूरत रहती है या इस कौम को है कि अब भी यही हमारे मसाइल का हल हैं, तो इस कौम को मुबारक हो। तो सर अब उनका पार्टी मंशूर ही ऐसा है ना, वो अब क्या करें? अब वो जैसे इलेक्शन होती है पार्टी मंशूर के मुताबिक हो जाती है, इसमें आपको एतराज़ क्या है? उनके वोटर को कबूल है। वैसे मसूद भाई, मंशूरों से याद आया, जोनागढ़ के नवाब के जो पोते हैं ना, नवाब फैजुल्ला, उन्होंने भी ये कहा, पिछले दिनों बयान दिया था कि मैं अभी दफ्तर खारजा के साथ मिलकर ना जोनागढ़ रियासत को आज़ाद करवा के वहाँ अपनी हुक्मरानी कायम करूँगा। तो मैं उस दिन के बाद मैंने कहा कि ये सारे ही मंशूर ऐसे ही वाकई होते हैं, इन नवाब फैजुल्ला के पास जाएं ये जमातें और उनसे मंशूर लिख। वैसे राणा साहब, बस इख्तितामी वक्त में मैंने कहा आपसे ज़रा ये बात भी पूछ लूँ कि ये पार्टी मंशूर के हवाले से भी क्या इलेक्शन कमीशन को अब ये गाइडलाइंस देनी चाहिए कि मंशूर अच्छा, मोहतरम जहांगीर तरीन साहब का है कि 50,000 पर सबसे कम होगी तनख्वाह। मैं मोहतरम जहांगीर तरीन साहब से पूछता हूँ कि उनकी शुगर मिलों में किसी मजदूर की है तनख्वाह? मिनिमम तनख्वाह 50,000। सर छोड़े ना, ये तो इंतखाबी नारे राणा साहब ने कहा। राणा साहब की जो पार्टियों के मंशूर होते हैं, ये इसकी भी कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। यानी पीपल्स पार्टी में तरीका ये है कि ईसीसी में हाथ खड़ा करके पार्टी लीडरशिप के सामने आपको अपनी राय का इजहार करना होता है। आपके यहाँ पता नहीं कोई और सा तरीका है, तो सब पार्टियों के अलग अलग तरीके हैं, तो ये इस पे भी यूनिफॉर्म कोई पॉलिसी होनी चाहिए। देखिए, मंशूर पे तो वोट पड़ता है ना। मंशूर तो नहीं, पार्टी मंशूर की बात कर रहा हूं, कि आप मंशूर पेश करते। मैं पार्टी मंशूर की बात कर रहा हूं, मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूं। वो पार्टी मैं भी मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ कि जो मंशूर होता है वो प्लान होता है कि हमने हर शोबे में क्या करना है अगले 5 सालों के अंदर और कैसे करना है, उसी पे हमने इलेक्शन लड़ना है। तो मंशूर का जो अगर कोई वीक मंशूर देगा तो अवाम उसको रिजेक्ट कर देगी।
नहीं सर, और मैं ये मैं तो अवाम मैं की मैं समझ शायद बूझ पे माजरत है कि कहना किसका आपको कह नहीं मंशूर पाया। शायद मैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से फिर आपसे सवाल कर रहा था कि पार्टी का जो आइन होगा वो भी उस यूनिफॉर्म होना चाहिए तमाम जमातों के लिए, कि अगर आपने सियासी जमात रजिस्टर्ड करानी है तो ये मिनिमम चीज़ें हैं जो आपको पूरी करनी है। देखिए डेफिनेटली ये तो इलेक्शन कमीशन ने बताना है कि सियासी जमात रजिस्टर करने के लिए क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है और कैसे वो रजिस्टर होती है, और ये है वो तो आई एम श्योर होगी इलेक्शन कमीशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट कि कैसे आपने सियासी जमातों को रजिस्टर कराना है और कैसे इलेक्शन कराना है। ठीक ठीक, भट्टी साहब ऐसा अगर हो जाए तो ये अच्छा हो जाएगा ना कि फिर जो ये मौरूसी सियासत वाली बात है ये मामला कहीं ख़त्म हो सकता है। ये किसने खत्म करना है मेरे भाई? सर इलेक्शन मसूद कमीशन भाई, को चाहिए मेरे ना वो प्यारे करे। भाई। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इलेक्शन कमीशन खत्म करेगा ये? चलिए। माशाल्लाह। बस आप खत्म जाते हो जाते जाएगा। मुझे ऐसा लतीफा सुनाया, सारी रात मैं उठ उठ के हंसूंगा कि बहुत इलेक्शन शुक्रिया। कमीशन। और आपको मुबारक हो, कराची में। चलिए बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार। आजिज़ धामरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, लाइट उनकी चली गई थी लिहाजा वीडियो लिंक पे मौजूद नहीं रहे, ऑडियो पे मौजूद रहे हमारे साथ। राना एहसान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।